हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि सप्रेशन की वजह से आपके साथ क्या क्या हो सकता है। एक केस के बारे में बताऊँगी, किस तरह से इस लेडी ने इतना ज़्यादा सप्रेस किया अपने आप को कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये आए कि उसको एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, उसको लाइफ बिल्कुल डार्कनेस से भर गई। ऐसा लगने लगा कि जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतनी निराशा के साथ जब ये जी रही थी तो उसके पूरे शरीर को भी तरह तरह के दर्द ने, बीमारियों ने पकड़ लिया। छोटी सी एज में ही डायबिटीज़ भी हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई, बीपी की भी प्रॉब्लम होने लगी, लिवर की प्रॉब्लम हो गई, बाद में किडनी के इश्यूज़ भी सामने आए। तो अब सप्रेशन की वजह से धीरे धीरे पूरा शरीर और पूरा मन, अंतरात्मा तक इसको इतनी पीड़ा रहने लगी कि इसको एक वक्त पर ये लगता था कि जीवन बिल्कुल बेकार है और मुझे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन जिसको ईश्वर रखना चाहते हैं तो चाहे हालत कैसी भी हो जाए तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो समझते हैं कि कैसे हुआ। मैं शॉर्ट में इस केस के बारे में आपको बताती हूँ। ये जो लेडी है, जब से ये छोटी थी तो घर में मम्मी पापा के बहुत झगड़े देखे हैं। मम्मी पापा के इतने झगड़े देखे कि मार पिटाई, गाली गलौज, डाइवोर्स तक की बात। तो बताती थी कि जब ये छोटी थी तो उसको बहुत डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि पापा मम्मी को इतना मारते हैं किसी दिन मेरी मम्मी मर जाए। अकेले में रोना, डरना, इस तरीके के अंदर अंदर चलता रहता था कि मम्मी को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उसके पापा मम्मी को बहुत मारते थे, गाली गलौज करते थे। तो मरने का और तलाक होने का, दोनों का, कि मम्मी पापा को ना खो दूँ, ये बहुत डर रहता था। और क्योंकि माँ बाप की इतनी ज़्यादा झगड़ा रहता था तो इसका कोई सिबलिंग जो है वो और नहीं हुआ। इसकी मदर ने डिसाइड किया कि एक ही बेटी है और इतना झगड़ा रहता है तो आगे मैं और नहीं बच्चा कुछ करूँगी। तो कोई भाई बहन भी नहीं था कि किसी से एक्सप्रेस कर पाए अपने मन की बात। और जब घर का ऐसा माहौल रहता है तो ऐसे में बच्चे बाहर भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो ये छोटी एज से ही बहुत डरी डरी सी रहती थी, तो बाहर भी कोई ऐसी फ्रेंड्स वगैरह नहीं बन पाई जिससे अपने मन की बात ये कह सके। ना फैमिली का कोई सपोर्ट, ना बाहर का सपोर्ट, बस अंदर अंदर उस डर को दबाना। गुस्सा भी आता था, जैसे जैसे बड़ी होने लगी घर में लड़ाई झगड़ा होता था, गुस्सा भी आता था। कई बार अपनी मदर पर निकाल देती थी, लेकिन मदर भी उल्टा सुनाकर, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तू ना होती तो कब का सब कुछ मैं छोड़ छाड़ के चली गई होती, इससे तो तुम मर जा। इस तरीके की बातें जो है ना, काफ़ी इन्होंने बचपन में सुनी थी। तो वो गुस्सा जो थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश करती, लेकिन उसको और दबा दिया जाता था। इस तरीके से इस परवरिश के बीच में ये बड़ी हुई। तो जब कोई बच्चा इस तरीके के माहौल में बड़ा होगा तो सोचिए उसके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी, कितने फियर्स, कितने सप्रेस्ड इमोशंस उसके अंदर होंगे। जब ये कॉलेज में आई तो कॉलेज में आने पर भी वही डरे डरे, दबे दबे, सहमे सहमे से रहना, क्योंकि अंदर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही डिस्टॉर्टेड बिलीफ थे। अब देखी तो इन्होंने मदर फादर की ख़राब रिलेशनशिप, लेकिन ये बाहर भी किसी भी रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। अब इसकी वजह से इनको लड़कियों से दोस्ती करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। इनको हर समय इनसिक्योरिटी रहती थी कि कोई मुझे हर्ट कर देगा। वहीं पर एक आध लड़के ने भी अप्रोच करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी बात नहीं बन पाती थी। अपने फादर का वो डोमिनेटिंग रूप, वो जो हैवानियत इन्होंने बचपन से लेकर देखी थी, वो इनके सर पर हावी हो जाती थी और बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती थी। तो इनके पूरे मैरिज को लेकर, सबको लेकर बिलीफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, बिल्कुल नेगेटिविटी से भर चुकी थी और हर चीज़ को दबाने की आदत पड़ गई थी। कोई भी इच्छा होती, कुछ ज़्यादा कुछ खरीदने का मन होता, कोई ज़रूरत होती, हर फीलिंग को क्या फ़ायदा है, मम्मी से बोलूँगी तो वो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं देंगी, पापा से बोलूँगी तो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जैसे जैसे बड़ी हुई तो माँ बाप के झगड़े पहले से थोड़े शांत हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं था कि बिन मौसम बरसात की तरह कब घर में कलह हो जाए और वो किस लेवल तक हो जाए, ये नहीं पता था। तो इस सब के बीच में, ऐसे माहौल में ये बड़ी हुई। तो इन्होंने कभी अपने शौक़ पूरे करने नहीं सीखे, कभी अपनी बात किसी से कहनी नहीं सीखी, क्योंकि हमेशा अनहर्ड फील किया कि मेरे को सुना ही नहीं जा रहा है। अगर उदास भी हैं, रो भी रही हैं, बचपन से लेकर इन्होंने बड़े होने तक बताया है कि कई बार मैं बहुत ज़्यादा उदास होती थी, रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, तो किसी को इतनी भी परवाह नहीं होती थी माँ बाप में से कि कोई ये जहमत उठाए समझने की कि बच्चा कहीं डर गया होगा, ये खाना नहीं खा रही है कोई बात है, या पढ़ नहीं पा रही है तो कोई बात है। किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, सब अपने अपने आप में उलझे हुए थे। बल्कि मदर और उल्टा इन्हीं को ब्लेम करती थी कि तुम मरी भी नहीं, तेरी वजह से मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ, इस तरीके से।
तो वो सब चीज़ें इतनी अंदर इकट्ठी हो गई जिसकी वजह से गुस्सा तो आता था अंदर, लेकिन वो गुस्सा बाहर निकल नहीं पाता था। तो इन्होंने बताया कि जब ये 21 साल की थी तभी इनको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया। डायबिटीज़ हुआ इनको, और फिर उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डॉक्टर्स बता देते हैं। अब ऐसे में कोई इंसान इतना स्ट्रेस में है, तो इन्होंने बताया कि मीठा वगैरह खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, कि मीठा खा के इन्हें थोड़ा बेटर फील होता था। लेकिन अब डायबिटीज़ इनको आ गया तो मीठा खाना मना कर दिया, तो वो भी इनके लिए एक सप्रेशन का हो गया कि मैं अपनी मर्ज़ी से खा भी नहीं सकती, तो चोरी छुपे खा लेती थी। इस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इनको थायराइड से लेकर, मतलब इनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स फिज़िकल लेवल पर भी आने लगी। इमोशनल लेवल पर भी हमेशा बुझे बुझे से रहना, डिस्ट्रेस की फीलिंग रहना, नींद नहीं आना, एक बेचैनी से, एक घबराहट सी रहना, बिना बात पर चिल्लाना, एबनॉर्मल बिहेवियर करना। और उन्होंने बताया कि 25 साल के होते होते इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये इतना ज़्यादा गुस्से से भर जाती थी कि इनको ऐसा लगता था कि एक दिन ना, जब भी घर में लड़ाई हो रही हो तो मैं इतना ज़्यादा चिल्लाऊँ या मैं अपने माँ बाप को धक्का दे दूँ, कुछ कर दूँ। और कई बार तो उन्होंने बताया कि ऐसे भी ख्याल आने लगते थे मन में कि इससे तो मेरे माँ बाप में से कोई एक मर जाए, घर की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। वो गुस्सा इस तरीके के विचारों से एक्सप्रेस हो रहा था, या अंदर से इनको ऐसे एक फैंटेसी, एक इमेजिनेशन कि ना मैं चिल्ला रही हूँ बहुत तेज़ तेज़, ये सब करके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही उसके बाद इनके साथ कि सपने में फिर चिल्लाने लग जाती थी, रोने लग जाती थी। घर वालों को लगा कि कुछ हो गया है इनको, तो कुछ, जैसे कहते हैं ना, किसी ने कुछ करवा दिया है, उसी तरफ दिमाग गया। तो इनको एक दो जगह झड़वाया भी, इस तरीके का दिखाया भी, लेकिन वो कुछ झड़वाने और दिखवाने वाला तो था नहीं। वो जो सबकॉन्शियस माइंड में इतना सप्रेशन था, वो अंदर का जो गुस्सा था वो उस तरीके से निकल रहा था, बट उसकी तरफ ध्यान ना देकर, और ना ही माँ बाप ने इनकी तरफ और कोई ध्यान दिया। शादी वादी के लिए भी इतना कुछ वो नहीं था। तो ऐसे करते करते 29 ईयर्स की हो गई हैं। अब 29 ईयर्स तक अनमैरिड भी, खुद का कोई रिलेशनशिप, कभी किसी पे ट्रस्ट कर नहीं पाई, माँ बाप इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में थायराइड भी हो गया, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ भी हो गया आदमी को, किडनी के इश्यूज़ भी आए सामने, लिवर के इश्यूज़ भी आए, हर समय कॉन्स्टिपेटेड रहना, अजीब सा लो मूड रहना, लटका लटका सा मुँह रहना, नींद ना आना, एक घबराहट से बने रहना। इतनी सारी बीमारियों के साथ 29 साल की एक छोटी सी उम्र में इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने लग गया। तो अब ये इतनी परेशानियों में घिर गई बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं कर सकती मैं। तो इन्होंने फर्स्ट अपना ऐसा अटैम्प्ट किया, सुसाइड अटैम्प्ट, जिसमें इन्होंने सोचा कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो लेकिन जब इन्होंने अटैम्प्ट किया तो इनके घर वालों को जब 4-5 घंटे बाद पता चला, तब भी इनके अंदर जान थी, सांसें इनकी चल रही थी। तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 3 महीने हॉस्पिटलाइज रहने के बाद ये रिकवर हो गई और इनको फिर बचा लिया गया। लेकिन ये तो इनके लिए और भी बड़ा ट्रॉमा हो गया कि मेरे को बचाया ही क्यों? अगर मेरी माँ बचपन से मुझे कह रही थी कि इससे तो तू मर जाती, तो मुझे मरने क्यों नहीं दिया? अब ये सवाल इनके दिमाग में घूमने लग गया, और ये इनके डिप्रेशन का कारण बन गया कि इनको ड्युअलिटी नहीं समझ में आ रही थी कि जिस माँ के मुँह से मैंने सुना बचपन से कि तू मर जाती तो मैं फ्री हो जाती, तो मुझे बचाया क्यों जब मैं मर रही थी? तो ये मतलब ज़िंदा रहकर भी ज़िंदा लाश सी बन गई, क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर तो ये सालों पहले ही मर चुकी थी। तो इस तरीके से फिर घर वालों ने थोड़ा बहुत, जब इतना एक्सट्रीम में हो गया तो उन लोगों को समझ में आने लगा। कुछ लोगों ने उनको समझाया भी कि भाई तुम लोगों के कलेश के चक्कर में इस वजह से इसकी हालत हो गई है। तो घर का माहौल थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसे ऑन एंड ऑफ चलता रहा इनके घर में। करते करते क्या हुआ कि बहुत मुश्किल से घर वालों ने इनको राज़ी किया, और ये भी अपने मन को समझा पाई कि नर्क से छुटकारा मिलेगा मुझे। और 33 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। अब 33 साल की उम्र में शादी हुई, तो कोई चाम नहीं था शादी का, ट्रस्ट इश्यूज़ अंदर से पहले ही थे, ये सब कुछ थे। तो शादी में भी इस तरीके की इनकी प्रॉब्लम रही। तो वहाँ पर भी हस्बैंड सपोर्टिव होते हुए भी कितना सपोर्ट करेगा जब एक लड़की के अंदर पूरा ही खोखलापना है अंदर तक, उसके सारे एक्सपीरियंसेस इस तरीके के हैं। तो वो शादी में भी इनके ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम चलती रही। तो इनको लगा कि मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। तो शादी के 8 महीने बाद इन्होंने फिर से सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी तभी हस्बैंड ने देख लिया और हस्बैंड ने इनको उतार लिया, जब ये फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी, और इनको फिर से बचा लिया गया। और इस बार बहुत सीरियसली लिया गया इस बात को कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन के साथ, उसका इलाज कराना चाहिए। और फिर साइकेट्रिस्ट से लेकर हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन जब ट्रीटमेंट चला कि
हालत इतनी ख़राब थी तो पहले मेडिसिन भी देना बहुत ज़रूरी हो गया था कि कम से कम सुनने समझने की स्थिति में तो आए, विश्वास करने लायक तो बने कि हाँ ठीक हो सकते हैं। तो मेडिसिन से स्टार्ट होकर और काउंसलिंग थेरेपीज से इनका रिकवरी की गई और टाइम भी बड़ा लंबा लगा, पूरा 1.25 साल के करीब ये केस मेरे पास चला, लेकिन फाइनली थैंकफुली ये रिकवरी हो गई। तो इस केस के ज़रिए आप समझते हैं कि इतनी बुरी हालत की, फिज़िकल और इमोशनल लेवल पर इतनी प्रॉब्लम की, और कोई इंसान ऐसा कैसे हो जाता है। समझिए, हम जब पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल खुशहाल पैदा होते हैं, हमारे को कोई दुख वुख के साथ हम पैदा नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे मन की एक ऊपरी सतह को, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे ट्रेन किया जाता है। तो जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली मेम्बर्स, है ना, ये सब हमें एजुकेशन क्या मिल रही है, हमें इन्वायरमेंट क्या मिल रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या रह रहे हैं, इससे हमारा कॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है। तो उसमें एक इंसान के जिस तरीके के भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी रिपीटेडली वो देखता है, सुनता है, महसूस करता है, वो सब उसके बिलीफ बना देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड पर उस चीज़ की बहुत गहरी छाप पड़ती है। जो भी चीज़ बार 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 आपके सामने रिपीट होती है, चाहे वो आप रिपीट करें या कोई दूसरा रिपीट कराए, और जो मन खुशियाँ ही लेकर आया था वो मन मरना शुरू हो जाता है। यानी कि उसके अंदर तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़, फियर्स पैदा हो जाते हैं, जो कि आपकी कॉन्शियस ट्रेनिंग की वजह से होते हैं। जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो सब हमारे को बार बार एज्यूम थॉट्स के रूप में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। हमारा, अगर सपोज़ कीजिए किसी ने हमारे साथ एक बार चीटिंग कर ली, तो हमारा माइंड हमें आगे उस चीटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हर बार चेताएगा कि देखो पिछली बार तुम्हारे साथ ऐसा हो गया था, इस बार ऐसा ना हो जाए। तो ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा फंक्शन भी है, और देखा जाए तो हर चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है, ये नुकसान वाली बात भी है। क्योंकि हमारा मन मेमोरी बनाता है, तो वो मेमोरी बैड भी होती है और गुड, सारी उस मेमोरी होती है। ऐसा नहीं होगा कि अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ वही स्टोर रहेंगे और बुरे अपने आप ही ऑटो डिलीट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो हमारा मन हमारे अनुभवों के बेसिस पर हमारे बिलीफ बनाता है, और उन बिलीफ्स के बेसिस पर हमारे को ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। अब एक इंसान की कभी चली नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, और ऊपर से नेगेटिविटी ही देख रहा है, नेगेटिविटी ही सुन रहा है, तो उसकी हालत कैसे होगी। तो इसी तरीके से जैसे इस लेडी के साथ हुआ कि उसका मन पूरी तरीके से बुझ गया, ना उसका मन टीवी देखने में लगा, ना उसका मन कोई खाने पीने की चीज़ों में लगता, बस जब भी स्ट्रेस बहुत होता था तो स्वीट्स खाते थे। वो इतना हाई स्ट्रेस और कितना स्वीट इनटेक किया होगा, उस सब की वजह से छोटी सी एज में डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज भी लोग इतना सफ़र करते हैं फिज़िकल हेल्थ इश्यूज से, उन सब के पीछे 90% रोल आपके सप्रेस्ड इमोशंस का होता है, आपकी साइकी का होता है। जो मनोविज्ञान है वो एक्चुअली अदृश्य है, एक बिल्कुल इनविजिबल वर्ड है। जो विज्ञान है वो क्या है, वो विजिबल है ना। अब देखा जाए साइंस ने कितनी तरक्की की है, वो सब चीज़ें हमें दिखती हैं, मटेरियल की फॉर्म में है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ के लिए। लेकिन जो मन का विज्ञान है, क्योंकि अगर कोई इंसान अंदर सैड फील कर रहा है, तो अगर उसका मुंह लटका हुआ है तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा क्या है, क्यों मुंह लटका हुआ है, क्या बात है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन वो कितना सैड है ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। या वो इंसान सैड होने के बाद भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर रहा है या स्माइल करके दिखा रहा है आपको, तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा। कोई इंसान है नॉर्मल बैठा है आपके सामने, उसके मन में कितनी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, कितनी इंट्रूसिव थॉट आ रही है, आपको नहीं पता चल पाता है। तो ये सब कुछ है वो जो अंदर हो रहा है। जैसे हमारा ये शरीर है बाहर का, लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर ये हमारी बॉडी मास चढ़ा हुआ है, तो हमें दिखता नहीं है अंदर का। लेकिन हमारे अंदर का स्ट्रक्चर है ना, इस स्किन के पीछे का स्ट्रक्चर है, और अंदर कुछ भी हम खाते पीते हैं, अंदर फंक्शनिंग चल रही होती है, वो हमें दिख नहीं रही होती, बट वो है। इसी तरीके से हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। साइंटिस्ट भी सैड फील कर जाते हैं, साइंटिस्ट भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं ना, उनको भी बुरा लगता है जब उनका कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। सो उन सबको भी इमोशन फील होते हैं। तो भले ही अभी साइंस इतना प्रूव ना कर पाई हो कि किसी इंसान के अंदर कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है या किस लेवल का उसको, अगर एक सैडनेस है तो उसकी सैडनेस का लेवल क्या है, एक्यूरेसी से, वो सब नहीं अभी आपका कागज़ों में या किसी और तरीके से कोई ब्लड टेस्ट कर आपके सामने आता। हाँ, हम लोग असेसमेंट करते हैं
हमारे पास क्वेश्चनेयर होती है और हम क्वेश्चनेयर भरवाते हैं कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स चेक करने के लिए, एक पर्सन का डिप्रेशन एंग्जाइटी स्केल से हमारे टूल्स होते हैं उसे देखने के लिए। लेकिन उसमें भी वो बंदा जो भरेगा उस पर ही हम देखते हैं कि अच्छा उसने जो ऑप्शन टिक किया है उसके हिसाब से हम देखते हैं, या उससे बातचीत करके उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करके उसके एक्सप्रेशन से, और ये विश्वास करते हुए कि वो पर्सन अगर हेल्प लेने आया है तो वो सच्ची बोल रहा होगा, या जहाँ पर वो हेजिटेट करा है तो उसे कंफर्टेबल करके एक्सप्रेस कराने की कोशिश करते हैं। बट ये सब अंदाज़ा है, एक्यूरेसी से कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कोई पर्सन कितना सैड फील कर रहा है ना। कोई भी इमोशन, किसके अंदर नफरत है तो कितनी नफरत है। तो अभी वहाँ तक पहुँची नहीं है साइंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कहीं तक पहुँचे नहीं हैं, वो आपकी लिमिट में नहीं है, तो वो चीज़ हो है नहीं या हो नहीं सकती है, वो है। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ अंदर का मामला है तो लोग उसको समझ नहीं पाते, और बस यही सोचते समझदारी दिखाइए, खुश रहिए, क्या हुआ, ऐसे तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। अब ऐसा हो गया तो अब उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। अब ठीक है, गलती मान तो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बस यही इस तरीके से उम्मीद करते हैं, पॉजिटिव सोचो, यही करने लग जाते हैं। इसके अलावा और कुछ ना तो कह पाते हैं और ना किसी की हेल्प कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये भी ना कहें, किसी इंसान को गड्ढे में पड़ा रहने दें। ये कह दिया आपने, सही है, लेकिन उसको कहने से पहले उसे सुनो तो सही, समझो तो सही कि उसका पेन का लेवल क्या है, और फिर उसे टाइम तो दो, पेशेंस तो रखो, उसे हील होने का टाइम तो दो। ऐसा थोड़ा ना है कि आपके ये कहते ही कि अरे भूल जाओ और वो भूल जाएगा 1 मिनट में। नहीं, उसके मन पर बहुत गहरी छाप पड़ी हुई है। आपने उसे ऐसी मेमोरी दी क्यों? चलिए, आपने खुद अज्ञानतावश इस तरीके का दे दिया उसको, लेकिन अभी और सिचुएशंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सब कुछ समझने के बाद कि किसी इंसान की हालत ऐसी हो गई है, अभी भी क्यों झगड़ रहे हैं, अभी भी क्यों वो कर रहे हैं, क्यों उस चीज़ की सप्लाई जो किसी को ख़राब कर रही है नहीं रोक रहे हैं? तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस गटर में गिरे रहो, लेकिन ये प्रिटेंड करते रहो कि खुशबू आ रही है। ये पॉसिबल नहीं होता। गटर में गिरकर कोई कैसे प्रिटेंड कर सकता है कि खुशबू आ रही है? हमारा एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों का एनवायरनमेंट ख़राब होता है, ना चाहते हुए वे हिम्मत वाले होते हुए भी उन पर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। एकदम नहीं आता, जो बहुत साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, बट धीरे धीरे उस पर भी आना शुरू हो जाता है। एक इंसान के जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस हिसाब से धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग होती चली जाती है, उसके बिलीफ वैसे बनते चले जाते हैं, उसकी वैल्यूज़ बदलती चली जाती हैं लाइफ को लेकर, उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाता है, और सब इंटरनल वर्ड से एक्सटर्नल वर्ड को देखना शुरू करते हैं, और यही वास्तविकता है। तो बात कर रही हूँ मैं भी आज सप्रेशन की। हर आदमी मास्टर है दूसरे को सप्रेस कराने में, दूसरे की साइकोलॉजी को मॉडिफाई करने में। आप देख लीजिए, आप बच्चों को रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल से समझाती हूँ। बच्चों को रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं कि चला घुमा के लाते हैं, आज तेरी पसंद का खाना खिलाएंगे। वहाँ जाकर बच्चा मेन्यू कार्ड में से कुछ सेलेक्ट करता है। जैसे वो सेलेक्ट करके बताता है कि आज मुझे ये खाना है, अरे ये तो कोई और नहीं खाएगा, वेस्ट चला जाएगा, अकेले तेरे लिए क्या मंगाए इसे, चलिए मंगा लेते हैं। आपने उसे बोला कि तेरे पास फ्रीडम है कि तू अपनी पसंद का खाई हो, लेकिन वहाँ पर आपने क्या किया कि तेरे एक अकेले जन के लिए इतना पैसा लगाएंगे। आपने क्या किया, उसकी साइकोलॉजी को फिर से मॉडिफाई किया और उसको बोला इच्छा को दबा, ये मत खा। सप्रेशन। और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सप्रेस करा रहे हैं किसी को। इसी तरीके से कपड़े पसंद करवाने जाते हैं, वहाँ पर भी ऐसे करते हैं, नहीं जो उसको पसंद आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला अच्छा लगेगा, ये करेगा। हर चीज़ में इतनी टोका टाकी, इतना इंटरफेरेंस कि हर समय दूसरे को मॉडिफाई करने की कोशिश करें और उसके अंदर की चीज़ों को दबाने की कोशिश करें। किसी का खेलने का मन है, इस टाइम तो पढ़ ले, जिस टाइम वो पढ़ रहा है, अरे तूने अभी तक खेला नहीं, बहुत टाइम हो गया, तो बैठे बैठे चल उठ जा। हर समय दूसरे में इतना इन्वॉल्वमेंट, घुसना, उसको चेंज करना और उसकी अपनी ओरिजिनलिटी को सप्रेस कराना। कोई है आपको बता रहा है, आज ना बच्चों की बात कर लेते हैं, आए मम्मी स्कूल में ऐसा हुआ, दोस्त ने ऐसा करा, वो करा, अरे चल इसमें इतनी कोई बात नहीं थी, बेकार की बात ना कर, कोई काम की बात हो तो मुझे बता। अब कोई कैसे बताएगा? उसके लिए तो बड़ी काम की बात थी, अभी तो इंसान तुम्हारे पास आया था बताने के लिए। आपने कहते चल बेकार की बात मत बता। आपने उसकी काम की बात जो उसके लिए काम की थी, इंपॉर्टेंट थी, आपने अपने हिसाब से उसे जज कर कर एनालिसिस निकाल करके बेकार की बातें बता दिया। कैसे एक्सप्रेस करेगा? कहते हैं लोग, मुझसे बोलते नहीं, ऐसे बहुत सारे टीनेजर जो बच्चों के पेरेंट्स आते हैं वो मुझे बोलते हैं, मैं भी तो शेयर ही नहीं करते। मैं बोलती हूँ ज़रा रिवाइंड कीजिए और याद कीजिए, जब बच्चे छोटे थे आपसे बताना चाहते थे तो माएँ कभी खाने में बिज़ी, कभी टीवी में बिज़ी, कभी किट्टी में बिज़ी, बच्चे की बात आपने सुनी कहाँ?
या सुनी भी आपने तो इतना जजमेंटल होकर सुनी, आपने 10 नाम उसी को रख दिए, उसी को डांट डपट दिया, उसी की कमियां निकाल दी आपने अनबायस होकर उसको क्वालिटी टाइम तो कभी दिया ही नहीं। अब धीरे धीरे उसको सप्रेशन की आदत हो गई है, या फिर उसने एक्सप्रेशन के लिए कोई और पर्सन ढूंढ लिया है। आपसे आकर क्यों बात करे वो? आपने कब उसे एक्सप्रेस करने दिया? लोग सुनते भी तो ऐसे ही ना, सुनेंगे मायने अच्छा ऐसे था, नहीं भाई ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें, उसे ऐसा नहीं हो, मतलब अपनी टांग अड़ानी ज़रूरी ही होती है। उस सब में क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महसूस ही नहीं होता। अब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो क्या करेगा? दबा कर रखेगा, सीक्रेटिव होते चले जाते हैं लोग, और वो सीक्रेटिव होना उनके लिए हार्मफुल होता चला जाता है। कोई एकदम ब्लास्ट हो जाता है और कोई नहीं ब्लास्ट होता, वो अंदर सप्रेस होता चला जाता है। और इन सब की वजह से जो कहीं पर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो सप्रेस होने की वजह से तरह तरह की शारीरिक मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है। या फिर जिसको अंदर से बहुत ही सफोकेशन फील होती है, तो वो एक्सप्रेशन के तरीके खोजता है, जैसे गुस्सा करना, सामने वाले को डोमिनेट करके टॉर्चर करना, या फिर दूसरे पर्सन जैसे फ्रेंड्स बना लेना, है ना, अपने बॉयफ्रेंड से एक्सप्रेस करना, कोई गर्लफ्रेंड से एक्सप्रेस करना, मतलब कहीं बाहर वाले में कुछ ढूंढना। तो ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि खास तौर से टीनेज में बच्चे अपनी फैमिली वालों को वैल्यूज़ देना बहुत कम कर देते हैं और बाहर वालों को वैल्यूज़ ज़्यादा देते हैं। पता है क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर वाले उन्हें जज नहीं करते। बाहर वाले उनको जैसे वो ओरिजिनल है उनको एक्सेप्ट करते हैं। बोल रहा है, बोलने दे रहे हैं, उनके दोस्त बदमाशी कर रहा है, करने दे रहे हैं, समझ रहे हैं उसे कि वो ऐसा है। वो चीज़ आपके बच्चों के लिए कई बार बहुत घातक भी हो जाती है, क्योंकि वो गलत फहमी का, गलत संगत का, बहुत सारी चीज़ों का ऐसा शिकार हो जाते हैं। बाहर वाला फ़ायदा उठाता है, लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर उसको फ्रीडम मिल रहा है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का है। तो उसको समझ भी नहीं आता कि एक लिमिट से बाहर उसके लिए चीज़ें गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपके साथ तो उसने घुटन नहीं महसूस किया। और जब भी आप किसी को दबाएंगे, वो और उछल के सामने आएगा। हमारा जो मन है, जो मस्तिष्क है, वो केमिकल में ऐसे तैर रहा है ना, जैसे मानिए कि केमिकल की नदी सी उसमें इस तरीके से तैर रहा है। आप ज़रा किसी नदी में जाइए और एक बॉल लेकर जाइए, है ना, दिमाग को ऐसे मानिए कि बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह उसे दबाने की कोशिश कीजिए। जितना आप उसे पानी में दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ऊपर उछलेगी। इमोशंस बिल्कुल ऐसे ही हैं, जितना उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा और उछल कर आएंगे। आप देख लीजिए, आज किसी पर आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसे दबा लीजिए, अगले दिन या 2-4 दिन में जैसे ही मौका मिलेगा ना, वो जो पिछला गुस्सा अंदर भरा हुआ था ना, वो भी सब साथ में इकट्ठा होकर आ जाएगा और जरा सी बात पर आप फट पड़ेंगे बुरी तरीके से। वो उस मोमेंट का गुस्सा नहीं होगा, वो गुस्सा सामने निकल कर आएगा जो आपने 2-4 दिन पहले दबाया था। तो जब हमारे इमोशंस हम पर हावी होते हैं ना, तो ये जो बुद्धि, जो कॉन्शियस ट्रेनिंग होती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कहीं काम नहीं आती। जब आपको कोई कुछ बुरा कह देता है ना, दूसरे के साथ बुरा नहीं बोलना चाहिए, या दूसरा अगर गलत कर रहा है तो हमें अपने संस्कार नहीं खोने चाहिए, ये अक्लमंदी काम नहीं आती है। जब आपके ऊपर वो कोई भी ऐसा हर्ट का इमोशन, कोई भी एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का इमोशन हावी हो जाता है, तो आपकी जो बुद्धि, जो आपका विजडम होता है, जो कॉन्शियस ट्रेनिंग आपको दी गई होती है पेरेंट्स से या कहीं से भी आपने वीडियोज़ में कहीं भी सुनी है, वो बिल्कुल काम नहीं आती, वो साइड हो जाती है। इमोशंस में इतनी ताकत होती है और इतनी ताकतवर हिस्से को दबाया जाता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी लैंग्वेज ही इमोशंस है, भावनाएं, हमारा मन, और जो कॉन्शियस माइंड है उसे बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि विचारों की दुनिया है। विचार जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से सीखा, एनवायरनमेंट से सीखा, वो सबसे विचार बनते हैं। और जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे अवचेतन मन की लैंग्वेज है। और जो हमारी बुद्धि की लैंग्वेज है, कॉन्शियस माइंड की, वो लैंग्वेज जो आप बोलते हैं, चाहे वो 2 लैंग्वेज हो या 10 लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं, उससे हम अपने आप को समझाते रहते हैं। लेकिन जब मन में कोई भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी हावी होती है, तो वो जब हावी होती है तो वो कॉन्शियस माइंड की कुछ चीज़ नहीं चलने देता, कॉन्शियस माइंड बैक सीट ले लेता है। तो आप इतने इंपॉर्टेंट हिस्से को ख़राब मत कीजिए। आपके इसी इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सबकॉन्शियस माइंड पर, आपके अन्न का प्रभाव पड़ता है, आपके इमोशंस। इसीलिए तो ना कोई स्ट्रेस में होता है और वो कुछ अपनी पसंद का खा लेता है, एकदम अच्छा फील करने लगता है। क्यों इतना स्ट्रेस ईटिंग करते हैं लोग? इमोशनल ईटिंग क्यों करते हैं? सुना होगा ना, टर्म बहुत फेमस है, इमोशनल ईटिंग। क्योंकि दे एक्चुअली फील बेटर। बहुत ही अच्छा फील होता है ना खाकर। स्वीट्स की क्रेविंग होती है, कुछ ऑयली सा खाने का, जंक खाने का मन करता है, क्योंकि उसको खाकर उनकी टेस्ट बड भी सेटिस्फाई होती है और अंदर तक उनको लगता है, क्योंकि आपके इमोशंस का सेंटर आपके हार्ट से लेकर आपके नेवल तक है ना, इसी रेंज में आपका पेट आता है। तो उससे बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो आपके अन्न का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है
और जो कॉन्शियस माइंड से आप बार बार रिपीटेडली कुछ भी सोच रहे होते हैं, आपको कहा जा रहा होता है, आपके रिपीटेड एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसका भी छाप आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ती है और आपका मन मर जाता है या फिर किसी चीज़ के लिए खिल जाता है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे उसके हिसाब से। आपके मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस भी तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं तो उससे भी रेफरेंसेस है, आपकी कंडीशनिंग होने की वजह से उसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पर आता है। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ भाई, हाथ जोड़कर विनती है कि खुद के इमोशंस के लिए भी जागरूक हो और दूसरे लोगों के इमोशंस का भी ख्याल रखो। ना अत्याचार सहो, ना किसी पर अत्याचार करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी मतलब ये जो प्रकृति है कब से है, सदियों से चले आ रहे हैं मनुष्य जीवन, और हम इस सारी इतनी विशालकाय प्रकृति में कितने सालों के लिए यहाँ पर आए हैं। आजकल तो यंग डेथ भी हो रही है, कोई 30 तक ही चल पा रहा है, कोई बच्चा 10 साल की उम्र में ही चला गया, कोई पैदा होते ही चला गया, कोई 70 तक जी रहा है, कोई 80 तक, कोई 100 तक, कोई ज़्यादा 125 साल तक जी रहा है ना। इतनी लाइफ है, इतने छोटे से समय के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, इतनी खूबसूरत दुनिया है भाई, क्यों दबाना दूसरे को और क्यों दबना दूसरे से। ना दबो ना दबाओ, खुशहाल तरीके से खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, जियो और जीने दो। ये आप करोगे ना तो बहुत खुश रहेंगे हम सभी लोग। जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे और प्रगति होती जा रही है, वैसे वैसे इंसान को और सुखी होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में हो रहा है बिल्कुल उल्टा। उससे ज़्यादा और ज़्यादा दुखी होता जा रहा है इंसान, क्योंकि जैसे जैसे बुद्धि की ट्रेनिंग होती जा रही है वैसे वैसे इंसान के अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा डोमिनेंस, पावर फील करना चाहता है, इसलिए दूसरों को दबा रहा है। तो चाहे वो आपके घर का, ऑफिस का स्टाफ हो, उसको भी मत दबाओ। चाहे वो आपके बहन भाई हो, पति पत्नी हो, माँ बाप बच्चों को ना दबाएं, कोई किसी को ना दबाए, खुश रहने दो। विश्वास करो कि हर आदमी में इतनी समझ है कि क्या सही है। आप हर समय चौधरी मत बनो, ठेकेदार मत बनो कि आपको ही पता है कि क्या सही है, और अपने ऊपर काबू रखो। और आपको लग रहा है कि आप बेकाबू हो तो दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करने की बजाय आप अपने आप को रीट्रेन करो। खुद नहीं कर सकते हो तो हेल्प लो किसी की, पर दूसरे की ज़िंदगी हेल मत बनाओ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सप्रेशन का कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। 2-4 लोग भी सुधर गए, वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।